नमस्कार सभी दोस्तों को, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आरजीसीए ज्ञान के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं एनपीओ चैप्टर का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है कि बैलेंस शीट कैसे बनानी है एनपीओ के अंदर। जब भी आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के साथ साथ में एडजस्टमेंट्स दी जाएंगी और कुछ क्लोजिंग बैलेंसेस दिए जाएंगे, तो वहाँ पर मेरे दोस्तों आपको पूछा जाएगा कि बैलेंस शीट भी बनाएं। एंड बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो कुछ फिगर्स मिसिंग रहेंगी, वो मिसिंग फिगर्स कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे फाइंड आउट करना है, ये सब आपको अभी मैं बताता हूँ इस क्लास के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। बैलेंस शीट कैसे बनानी है किसी एनपीओ की, और उस एनपीओ की बैलेंस शीट जब बनाते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब आपने बनाया था तो आपने उसमें कुछ सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स की थी। वो एडजस्टमेंट्स आपको हर जगह काम में आने वाली हैं, तो उनको ध्यान में रखिएगा हमेशा। एंड साथ ही साथ आपको बैलेंस शीट बनाने के लिए भी कहा जाएगा, तो बैलेंस शीट आपको सिंपल बनानी है। चलिए शुरू करते हैं क्लास को, आइए मेरे साथ। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ मॉडर्न हेल्थ क्लब। तो आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया गया है यहाँ पर, उसके साथ में आपको कहा गया है कि प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। 2019 के लिए तो यहाँ पर आपको बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और साथ ही साथ एंड कहा गया है बैलेंस शीट भी बनानी है। बैलेंस शीट बनानी है यहाँ पर एज एट 31 मार्च, ठीक है। 31 मार्च 2019 की आपको यहाँ पर दो चीजें बनानी है। सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपको यहाँ पर बनाना पड़ेगा। उसके साथ ही साथ आपको बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी। तो इन दोनों का आपस में क्या लिंक है वो देख लीजिए कि जब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाएंगे एंड उसके बाद में जब आपको बैलेंस शीट ड्राफ्ट करने के लिए कहा जाएगा, बैलेंस शीट जब आप ड्राफ्ट करेंगे तो वहां पर आपको यहां से क्या रिक्वायरमेंट होगी, यहां से आपको क्या आउटपुट मिलेगा जो कि आप बैलेंस शीट के अंदर यूज करने वाले हैं। हेलो। तो फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से आपको क्या मिलने वाला है जो आप बैलेंस शीट के अंदर यूज करने वाले हो। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से हमको मिलेगा सरप्लस, सरप्लस या फिर डेफिसिट आपको यहां से मिल जाएगा।
सरप्लस या डेफिसिट एक चीज आपको फाइंड आउट करनी है, जो भी निकल कर आएगा उसका इम्पैक्ट डायरेक्ट आपको कैपिटल फंड के अंदर एडजस्टमेंट करना होगा उसी चीज का। अगर सरप्लस आता है यहाँ पर, तो ये अगर सरप्लस आ जाता है तो सरप्लस कैपिटल फंड के अंदर ऐड हो जाएगा दोस्तों, कैपिटल फंड के अंदर सरप्लस ऐड हो जाएगा, वहीं पर डेफिसिट क्या होगा, लेस हो जाएगा। अगर सरप्लस हुआ है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में तो वो कैपिटल फंड के अंदर ऐड हो जाएगा, और अगर डेफिसिट हुआ है तो वो लेस हो जाएगा। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने का जो रीजन है वो यही है कि हमको सरप्लस और डेफिसिट भी फाइंड आउट करना होता है, अदरवाइज बैलेंस शीट हम प्रॉपरली मैच नहीं कर पाएंगे। तो यही एक रीजन है। तो चलिए, मैंने आपको बता दिया कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट हम बनाने वाले हैं। तो अब थोड़ी सी चीज़ों को पढ़ लेते हैं, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को पढ़ लेते हैं कि क्या क्या हमको दिया गया है यहाँ पर और क्या क्या हमें एडजस्टमेंट करना है अपने क्वेश्चन के अंदर। तो चलिए फिर, पेमेंट साइड में हमको दिया गया है कि क्या क्या पेमेंट्स गई हैं, और रिसीट साइड में दिया गया है कि क्या क्या पैसा आया है ट्रस्ट के पास में पूरे साल भर के अंदर। क्योंकि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एक समराइज्ड अकाउंट होता है कैश अकाउंट का, तो यहाँ पर आपको टोटल ट्रांजैक्शन, इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस नहीं दी गई होंगी, सिर्फ और सिर्फ आपको समराइज्ड ट्रांजैक्शंस दी जाती है। तो चलिए, सबसे पहले पेमेंट्स, थोड़ा सा यहाँ पर गलती है, रिसीट्स इस साइड आएगा, ड्राफ्टिंग में साइड टाइपिस्ट ने गलती कर दी, तो ये रिसीट साइड होगा एंड ये पेमेंट साइड होगा। चलिए कोई बात नहीं, जितना भी पैसा आया और जितना भी पैसा गया, बैलेंस बीडी यानी कि ओपनिंग बैलेंस कितना था कैश का, पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस, इस साल का ओपनिंग बैलेंस। इस क्वेश्चन के अंदर हमको पिछले साल की बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी। क्यों बनानी पड़ेगी, चलिए बताता हूं। 60,000 रुपया हमारे पास सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड आया, तो सब्सक्रिप्शन का तो वर्किंग नोट हमको बनाना ही बनाना है, क्योंकि हमें इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट्स दी गई हैं। यहाँ पर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, दो डिटेल्स हमको दी गई हैं। तो हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट अगर बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट अगर हम बनाने वाले हैं, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ वही सब्सक्रिप्शन की अमाउंट क्रेडिट की जाती है जो करंट ईयर से रिलेटेड है, वही सब्सक्रिप्शन की अमाउंट क्रेडिट की जाती है जो करंट ईयर से रिलेटेड होती है। तो सब्सक्रिप्शन की यहां पर मैं वर्किंग नोट अगर बनाऊं, तो चलिए बनाते हैं वर्किंग नोट 1। सब्सक्रिप्शन इनकम क्रेडिटेड, सब्सक्रिप्शन इनकम फॉर ईयर एंडिंग मार्च 2019। मार्च 2019 से रिलेटेड हमको सब्सक्रिप्शन इनकम निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो अब हमको क्या करना है, सबसे पहले एक चीज फाइंड आउट कर ले कि कितना पैसा आया है, अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट रिसीव्ड आपको कितना दिया गया है, अमाउंट रिसीव्ड हमको कितना मिला है, 60,000 रुपये हमको मिला है, जो कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर दिया गया है।
60,000 रुपया हमको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड यहाँ पर दिया गया है 60,000 रुपया। उसके बाद में हमको क्या क्या डिटेल्स और दी गई है और इनके बारे में जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यही डिटेल्स हैं जिसकी वजह से बच्चा एग्ज़ाम के अंदर गड़बड़ करता है कैलकुलेशन के अंदर। तो इसी कैलकुलेशन की आपको प्रैक्टिस करनी है, बार बार प्रैक्टिस करना है इसी अमाउंट को लेकर। तो जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है, सब्सक्रिप्शन एडवांस का मतलब क्या है? अगर हमको 2019 के अंदर जो अमाउंट एडवांस में दिया गया है 5,000 रुपये, तो जाहिर सी बात है करंट ईयर में अगर कोई पैसा मिला है और उसे एडवांस का नाम दिया गया है, तो वो एडवांस करंट ईयर से रिलेटेड तो नहीं हो सकता है किसी भी सिचुएशन में। वो होगा अगले सालों के लिए, यानी आने वाले ईयर्स के लिए वो पैसा एडवांस में दिया गया है। तो इसीलिए हम उसको करंट ईयर की अमाउंट नहीं मानेंगे, उसको हम लेस कर देंगे। एडवांस फॉर 2019 में जो एडवांस मिला है 5,000 रुपये, उसको लेस कर दीजिए। उसके अलावा एक चीज और लेस होने वाली है, जो कि है आउटस्टैंडिंग अमाउंट। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 31 मार्च 2018 का, ये भी मैं लेस करने वाला हूँ। क्यों लेस करने वाला हूँ? क्योंकि जो पैसा पिछले साल का है और वो आउटस्टैंडिंग रह गया था, 2018 जो है वो पिछला साल है, लास्ट ईयर है, लास्ट ईयर है, और ये करंट ईयर है। ये पैसा पिछले साल का था, 2018 का सब्सक्रिप्शन अमाउंट था, और आउटस्टैंडिंग वर्ड से मतलब है कि ये पैसा मिला नहीं था पिछले साल में। जब मिला नहीं था पिछले साल में, तो ये पैसा हम लेस कर देंगे हमारी रिसीव्ड अमाउंट से, क्योंकि ये पैसा अगर इसमें इंक्लूडेड है तो वो हमारे करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है। आउटस्टैंडिंग 2018 3,000 रुपये लेस लेस। चलिए अब ऐड कर देते हैं बाकी दो अमाउंट्स को। क्यों, वो भी जान लेते हैं। क्योंकि जो 4,000 एडवांस है 2018 में मिला था, यानी पिछले साल अगर कोई एडवांस हमको मिला था, तो जायज़ सी बात है वो करंट ईयर के लिए एडवांस था, वो यानी इस साल की इनकम थी जो कि पिछले साल में ही रिसीव हो गई थी, तो वो हमें इस साल में नहीं मिली है, और नहीं मिली है तो हम ऐड कर देंगे। लेकिन क्योंकि हमको फाइंड आउट करना है कि करंट ईयर की इनकम कौन सी है, सिर्फ वही हमको फाइंड आउट करना है। तो एडवांस फॉर 2019, आउटस्टैंडिंग 2018, एडवांस 2018 ऐड कर दीजिए। एडवांस 2018 में जो मिला था 4,000, और एक चीज और ऐड करनी है, जो कि है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2019। 2019 की जो इनकम थी वो अभी तक भी रिसीव नहीं हुई है, यानी आउटस्टैंडिंग में खड़ी है। तो वो करंट ईयर की इनकम तो है ही, लेकिन वो मिली नहीं है करंट ईयर में। चाहे मिली हो चाहे ना मिली हो, हमको तो काउंट करना है, यानी रिसीव्ड अमाउंट में तो ये इनकम आई नहीं है, तो हमें उसे ऐड कर देना है, जिससे कि हमें अमाउंट मिल जाएगा 4,000 रुपया। 4,000 रुपया, तो 8 लेस हो गए, 8 ऐड हो गए, करंट ईयर की इनकम एट द एंड में 60,000 रुपये ही आ गई।
तो एग्जामिनर आपको चेक करेगा कि कुछ लोग तो जो है वो 60,000 पूरा का पूरा क्रेडिट कर देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, आंसर उनका भी ठीक है, लेकिन नंबर कटेंगे जरूर के जरूर। क्यों कटेंगे? क्योंकि यहाँ पर अगर ये वर्किंग नोट बनाकर नहीं दिखाया आपने कि हमने ये 60,000 की कैलकुलेशन कैसे की है, तो आपका नंबर जो है वो आधा कट जाएगा सीधा सीधा, उसको कोई नहीं रोक सकता। और जरूरी नहीं है कि हर एग्जाम के अंदर, हर क्वेश्चन के अंदर ये जो कैलकुलेशन है सिमिलर हो, कि कैलकुलेशन करने के बाद भी वही अमाउंट आए जो रिसीट एंड पेमेंट के अंदर था। ये जानबूझ करके दिया गया है। तो हमारे पास 60,000 इनकम आ गई है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की। उसके बाद में बुक्स से रिलेटेड भी कुछ दिया गया है। बुक्स से रिलेटेड दिया गया है 12,500 की ओपनिंग बुक थी एंड 26,500 क्लोजिंग दिया गया है। बीच में कुछ अमाउंट परचेज भी किया गया है। जो बुक्स से रिलेटेड पेमेंट की गई है, यानी ये परचेज की पेमेंट की गई है, ₹16,000, यानी 16,000 पेमेंट की। 12,500 पहले ही था। टोटल कितना हो गया? 16 और 12 28, और 500 ये, तो 28,500 टोटल हमारे पास बुक्स हो गई थी 28,500 रुपए की। लेकिन फिर क्लोजिंग बैलेंस 26,500 क्यों आ रहा है? स्टार्टिंग में हमारे पास 12,500 की बुक्स थी, उसके बाद में 16,000 की बुक्स और खरीद ली, तो ये होनी चाहिए थी 28,500 की, लेकिन हो रही है 26,500। यानी जो 2,000 का जो डिफरेंस है वो हम डेप्रिसिएशन में चार्ज कर लेंगे, एज ए खर्चा चार्ज कर लेंगे। डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा उसको मेरे भाई, यहाँ पर खर्चा चार्ज किया जाएगा, डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा यहाँ पर। तो 2,000 डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन आ गई, और हमारे पास सब्सक्रिप्शन की इनकम 60,000 आनी है, वो भी आ गई। तो अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना सकते हैं। चलिए बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो सबसे पहले बाय सब्सक्रिप्शन इनकम यहां पर आ जाएगी। ₹60,000 कहाँ से आई? वर्किंग नोट 1 से आई। ये फिगर हमने कैलकुलेट किया था वर्किंग नोट 1 में। हमेशा एग्जामिनर को बता जरूर दें कि आपने ये कैलकुलेशन कौन सी नोट के अंदर की है, अदरवाइज वो उस बात के भी नंबर काट देगा कि मुझे तो आपका वर्किंग नोट मिला ही नहीं। तो आप ये बात ध्यान रखना, सब्सक्रिप्शन की अगर आपने वर्किंग नोट बनाया है, बुक्स वाला भी आपको वर्किंग नोट के जरिए बताना है, वो वर्किंग नोट बनाए और उसका लिंक यहाँ पर जरूर डाल दे। वर्किंग नोट 1 में हमने ये कैलकुलेशन किया हुआ है। चलिए, उसके बाद में अब सब्सक्रिप्शंस के बाद में डोनेशन की एक इनकम आई है, जो कि है ₹2,000 की। डोनेशन की इनकम है ₹2,000 की। डोनेशन की इनकम ₹2,000 की आई है, वो भी हमने लिख ली। उसके बाद में फर्नीचर सेल किया गया है, जिसकी बुक वैल्यू थी ₹6,000, लेकिन जिसकी एक्चुअल अमाउंट हमको मिली है ₹5,000। तो यानी कि फर्नीचर जिसकी बुक वैल्यू थी ₹6,000, लेकिन मिला है पैसा ₹5,000, यानी कि ₹1,000 का जो है वो लॉस हो गया है, नुकसान हो गया है फर्म को। तो वो नुकसान भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइड में लिखा जाता है। तो चलिए, ₹1,000 का लॉस, चाहे तो एक वर्किंग नोट इसके लिए भी बना सकते हैं। टू
लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। 1,000 रुपये का लॉस हो गया। ठीक है जी, चलिए उसके बाद में सब्सक्रिप्शन हो गया, डोनेशन लिख लिया, फर्नीचर लिख लिया। लाइफ मेंबरशिप फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये कोई इनकम की तरह ट्रीट नहीं की जाती है। इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड नहीं करना है। इसको सिर्फ और सिर्फ ले जाना है आपको बैलेंस शीट के अंदर, जो कि एक स्पेसिफिक अमाउंट की तरह है, क्रेडिट साइड पर रखी रहेगी। क्योंकि लाइफ मेंबरशिप फीस एक ओवर द पीरियड जिस चीज़ की सर्विस दी जाती है उसी की तरह ये लाइफ मेंबरशिप फीस एक एसेट की लाइबिलिटी की तरह रखी रहती है हमारे पास बैलेंस शीट के क्रेडिट साइड पर, लाइबिलिटी साइड पर। लाइफ मेंबरशिप फीस 7,000 रुपये की मिली है, तो इसको तो बैलेंस शीट के अंदर लेके जाना है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इसका कोई ट्रीटमेंट करना नहीं है, तो बैलेंस शीट के अंदर मैं इसको ले जाऊंगा। अब वो कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, 5% का इंटरेस्ट मिला है इन्वेस्टमेंट का, पूरे साल भर का मिला है। 9,000 रुपये आपको यहाँ पर इंटरेस्ट मिला है। तो अगर आपको इंटरेस्ट पूरे साल भर की डिटेल दे दी है, पूरे साल भर का 9,000 बनता था और 9,000 ही रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में, क्या हुआ, 9,000 ही रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में आपको दिया गया है, तो वो फिर आपको 5% वगैरह इन्वेस्टमेंट कैलकुलेशन करने के लिए क्यों कह रहे हैं, क्यों डिटेल दी गई है आपको कि 5% इन्वेस्टमेंट है फुल साल की, फुल ईयर की। तो इसका यहाँ पर जो तात्पर्य है वो क्या है कि 9,000 अगर आपको पूरे साल भर के लिए इंटरेस्ट मिला है और आपको 5% के बेसिस पर ये इंटरेस्ट मिला है, तो ये आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि वो कितनी रही होगी। तो 9,000 रुपये अगर आपकी पूरे साल भर की इंटरेस्ट की कमाई है, तो आपको कितनी अमाउंट के ऊपर ये मिला होगा। तो एक्स आपकी इन्वेस्टमेंट है, आपकी एक्स जो है वो आपकी इन्वेस्टमेंट थी, और उसके ऊपर 5% आपको ब्याज मिला, जो कि आपको 9,000 रुपये के बराबर मिला है। तो अब 9,000 के लिए ये 100 उधर, 5 डिवाइड में आपकी एक्स की वैल्यू अभी मैं आपको बता देता हूँ। 9,000 गुना 100 डिवाइड बाय 5, 5 18 और 1,80,000। 1,80,000 की आपकी इन्वेस्टमेंट थी, जो कि आपने लगा रखी थी बिजनेस में, ट्रस्ट में, और वो 9,000 उसी के ऊपर आपका ब्याज बनता है 5%। वो आपको रिवर्स कैलकुलेशन करने के लिए कह रहे हैं कि 9,000 आपका ब्याज है, 5% की दर से मिला है, तो पूरे साल भर की इन्वेस्टमेंट कितनी रही होगी वो आप फाइंड आउट कर ले यहाँ से। तो चलिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में तो सिर्फ ब्याज ही लिखना है, तो बाय इंटरेस्ट इनकम, बाय इंटरेस्ट इनकम। ₹9,000। चलिए आगे, फर्नीचर होगा, लाइफ मेंबरशिप फीस होगी, इंटरेस्ट हो गया, सभी की सभी हमने यहाँ से पूरी की पूरी साइड क्लियर कर दी। अब खर्चे के ऊपर बात करते हैं। सैलरी का खर्चा 30,000, रेंट का खर्चा 18,300, रिपेयर का खर्चा 4700। अब इससे रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दी गई है, तो एज इट इज इनको हम लिख देंगे। 30,000, 18 टू सैलरीज, 30,000 रुपये की आपको आपने सैलरी दे दी। उसके बाद में रेंट
भाड़ा कितना दे दिया, भाड़ा कितना दे दिया, 18,300 रुपये का तो रेंट ही दे दिया है। 18,300 का रेंट। उसके बाद में सबसे लास्ट में रिपेयर्स दे दिए हैं, रिपेयर्स का खर्चा दे दिया 4700 का। टू रिपेयर्स, रिपेयर्स का 4700 रुपये का खर्चा दे दिया, 4700 रुपये। उसके बाद में अब यहाँ पर और ऐसा कोई भी खर्चा नहीं है जो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डालना पड़े। आपका लिए कोई भी और रिवेन्यू खर्चा नहीं बचा है, सिर्फ और सिर्फ एक ये बिल्डिंग के लिए पेमेंट की गई थी, यानी बिल्डिंग एक्वायर की थी, इस साल में पेमेंट की गई है, तो इस साल में एक्वायर की गई है। तो अब यहाँ से हमको क्या करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से सरप्लस फाइंड आउट कर लेना है जल्दी से जल्दी। टोटल करिए, 60 और 2 62 और 71,000 टोटल। इस साइड का टोटल 18 और 4 22, 23, 23 और 1 24, 54,000। 54,000 अगर 71,000 में से अगर आप लेस करेंगे तो 0 0 0, 11 में से 4 गया 7, 17,000 रुपये का प्रॉफिट सरप्लस आ रहा है। यहाँ पर हमने एक बार कुछ मिस तो नहीं कर दिया, एक बार मैं वो देख लेता हूँ। डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेट किया था दोस्तों, वो नहीं डाला है अभी भी खर्चे में, उसको डालना बहुत जरूरी है। टू डेप्रिसिएशन 2,000 रुपये का, तो 17,000 बिना डेप्रिसिएशन के प्रॉफिट आ रहा था, तो 2,000 रुपये और घट जाएंगे। उसके बाद में जो प्रॉफिट आएगा यानी सरप्लस आएगा वो है टू सरप्लस 15,000। ठीक है जी, 71,000 हमने मैच कर दिया, हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एकदम सही बन गया है। अब आगे चलते हैं बैलेंस शीट की तरफ में। अब एक बैलेंस शीट बनाते हैं जहां पर हमको ठीक है जी, इस साइड से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने सरप्लस फाइंड आउट कर लिया है, वो डाल देते हैं सबसे पहले। सरप्लस ऊपर थोड़ी जगह रखेंगे कैपिटल फंड के लिए। सरप्लस आया 15,000 रुपये का। उसके बाद में लाइफ मेंबरशिप फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस यहाँ पर 7,000 रुपये की लाइफ मेंबरशिप फीस यहाँ पर हमको रिसीव हुई थी। ठीक है, सरप्लस 5, चलिए लाइफ मेंबरशिप फीस हमको यहाँ पर मिल चुकी है, 7,000 रुपये की लाइफ मेंबरशिप फीस मिल गई है। उसके अलावा अब एसेट्स की बात करें तो ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस था बुक्स का 26,500 बाय बुक्स, बाय सॉरी यहाँ पर बाय वगैरह कुछ नहीं आएगा, बैलेंस शीट के अंदर बाय वगैरह कुछ नहीं आएगा। बुक्स आपके पास कितने की थी, 26,500 की बुक्स रखी हुई है। उसके अलावा जो एडवांस मिला हुआ है अगले साल का वो यहाँ पर लेस हो जाएगा,
5,000 जो है वो अगले साल से रिलेटेड है, करंट ईयर में मिला है तो अगले साल का है, और एडवांस हमेशा लायबिलिटी है। हमने अगर किसी को एडवांस दे रखा है तो वो हमारे लिए एसेट होती है, लेकिन हमको अगर किसी ने एडवांस दिया है तो वो हमारे लिए लायबिलिटी हो गई है। तो ये 5,000 हमारे लिए लायबिलिटी है। एडवांस एडवांस सब्सक्रिप्शन 5,000। वहीं पर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन भी एक चीज है जो कि हमको मिली नहीं है, 4,000 रुपए की। 4,000 रुपए की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन भी नहीं मिली है, वो मैंने लिख ली। बुक्स मैंने लिख ली, सब्सक्रिप्शन दोनों आउटस्टैंडिंग एंड एडवांस लिख लिए। अब उसके बाद में एक बिल्डिंग भी खरीदी गई थी, उस बिल्डिंग को भी लिखना पड़ेगा आपको बैलेंस शीट के अंदर। बिल्डिंग 30,000 की बिल्डिंग खरीदी गई है। उसके बाद में बिल्डिंग हो गई, बुक्स हो गई आपकी यहाँ पर, और इन्वेस्टमेंट भी थी आपके पास में 1,80,000 की, जो कि आपने कैलकुलेट किया था इंटरेस्ट से रिवर्स कैलकुलेट करके। इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट थी आपके पास 1,80,000 की, ठीक है। चलिए, तो अब आपके पास में क्लोजिंग बैंक का बैलेंस भी है 1,000 रुपए का, या कैश का बैलेंस मैं कहूं, कैश 1,000 रुपए का आपके पास कैश भी रखा हुआ है। अब यहां पर एक चीज जो मिसिंग है वो क्या है, वो है कैपिटल फंड आपको नहीं दिया गया है। तो या तो आप इसको बैलेंस फिगर आप यहाँ पर कर सकते थे अगर आपको इतने सारे ओपनिंग बैलेंसेस नहीं दिए गए होते पिछले साल से रिलेटेड, क्योंकि आपको पिछले साल के भी बैलेंसेस दिए गए हैं। वो बैलेंसेस आपको लिखने हैं एक बैलेंस शीट के अंदर। एक और बैलेंस शीट आपको बनानी पड़ेगी यहाँ पर, रफ बैलेंस शीट। उस बैलेंस शीट पिछले साल की रहेगी, ये बैलेंस शीट 2018, जिसके अंदर आप कैश, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से आप कैश लिखेंगे जो कि है 17,000 का। 17,000 का कैश है। इन्वेस्टमेंट तो 1,80,000 की ही है, क्योंकि ना तो कुछ बेचा ना कुछ खरीदा। 1,80,000 की इन्वेस्टमेंट है। एक फर्नीचर भी था क्योंकि वो सेल कर दिया गया था, फर्नीचर भी था जो कि 6,000 की जिसकी बुक वैल्यू थी और 5,000 में बेचा गया था। उसके बाद में बुक्स की वैल्यू है आपके पास में 16,500, आई थिंक 12,500, 12,500 स्टार्टिंग में आपकी बुक की वैल्यू थी, 12,500 आपके पास बुक्स की वैल्यू थी। और बिल्डिंग तो इस साल में खरीदी गई है तो पिछले साल आएगी ही नहीं, तो कैश और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना था वो भी लिखना पड़ेगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन पिछली साल का, पिछली साल का 3,000, और एडवांस जो है वो 4,000। एडवांस 4,000। चलिए, उसके अलावा फर्नीचर लाइफ मेंबरशिप फीस, बस और कुछ भी नहीं है। तो बाकी जो भी अमाउंट आ जाएगी वो बैलेंस फिगर आपका कैपिटल फंड का आ जाएगा। हमने सब फिगर्स को अकाउंट कर लिया है। तो अब उसमें जो बैलेंस फिगर आएगा वो ये वाला फिगर आएगा। तो आप इनको टोटल कर लो, 17, 1,80, 17, 7, 6, 23, 23 और 12, 35, 35 और 3, 38, 38,500 और 1,80, 1,18,500। 1,18,500 में से 1,14,500
ये आपका कैपिटल फंड की अमाउंट आ गई, जो कैपिटल फंड आपको यूज करना है उस बैलेंस शीट के अंदर। लेट्स होप कि हमारा बैलेंस शीट मिल जाए। अगर कुछ गड़बड़ रह गई तो वो फिर हम नेक्स्ट क्लास में ही देख पाएंगे, क्योंकि क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। 7 5 12 27, 27 और एक 27, एक 27 और एक 41,500। 2 10, 2 36, 2 40, 2 41, 1 41 नहीं यार, 2 41 आना चाहिए। हाँ हाँ, ये भी वही है एक्चुअली, मैंने गलत कैलकुलेट कर लिया। 1 80 प्लस में ये आएगा, गलत कैलकुलेट कर लिया। 1,80,000 में अगर मैं 17 और 6 23, 23 और 12 35, 35 और 3 38, 38,500, 2 38 और सिर्फ 38,500 ऐड करूं तो मेरे पास आएगा 0 0 5 8 11 2 2 18,500, जिसमें से अगर मैं 4,000 घटा दूं, 0 5 4 1 2 2 14,500 यहाँ पर आएगा। तो 2 14,500, तो यहाँ पर जो भी फिगर है ये एक से बढ़ जाएगा। सेम एज दी केस में 18 3 2 41,500 यहाँ पर भी टोटल बन रहा है। चलिए हमारी बैलेंस शीट मैच है। इसके एक बार टोटल करो, 2,10,000, 2,10, 2,30, 2,36, 2,40, 2,41, 2,41,500, 2,41,500। तो ये था एक तरीका इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। आपको बहुत लंबा लगा होगा ये क्वेश्चन, लेकिन इतना लंबा नहीं है। जब आप खुद से इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना शुरू करोगे, आपको चीज़ें याद होनी शुरू हो जाएंगी कि कौन सी आइटम की एडजस्टमेंट कहाँ पर करनी है। तो जैसे ही आप इस तरीके से क्वेश्चंस करना सोल्व करोगे, आपके लिए भी ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा। और तब तक बने रहिए इस चैनल पे, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।